नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिव का बजट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। चुनावी दृष्टि से यह बजट बेहद महत्वपूर्ण है। सदन में मध्य प्रदेश का कुल 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें 55,709 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना के लिए 227 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत 3,346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है। साथ ही कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं परिवार के नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहां लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं सीएम लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का और नारी कल्याण के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो प्रस्तावित किया है, जो बजट दिया है, उसमें खासतौर से युवकों को, किसानों को और महिलाओं को उद्देश्य करके यह बजट बताया गया कि उनको संतुष्ट किया गया। हम आपको सुनाते हैं कि बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की क्या प्रतिक्रिया है। मित्रों, मैं आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मित्रों, मां, बहन, बेटी मतलब महिला, आधी आबादी, उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि अब तक का ये सबसे ऐतिहासिक कदम। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसके लिए प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किया गया है। मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाज सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। अभी तरुण भानोट जी विस्तार में आप सबको बताएंगे, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कर, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है। पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे। और जैसा से विपक्ष ने निशाना साधा है कि झूठी सरकार का झूठा बजट है, वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यह अकल्पनीय बजट है। मध्य प्रदेश की जनता की आशानुरूप बजट बताया जा रहा है। सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश की जनता के आशा के अनुरूप बजट है। मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती थी, महिलाएं जो चाहती थी, उनके अनुरूप बजट है। युवा जो चाहते थे, उनके अनुरूप बजट है। छात्र, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रावधान किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रावधान मिलाया गया है कि 17 वर्ष की आयु के छात्र छात्राएं भी जो हैं वो अपना मतदाता परिचय पत्र बनवा सकते हैं और आवेदन करेंगे और 18 साल के होने पर एक दिन बाद ही उनको परिचय पत्र मिल जाएगा। वो मतदान करने के लिए 18 साल की आयु के बाद जो पहले प्रावधान था, तो अब इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने उस चीज़ का प्रावधान रख दिया कि वो छात्राएं जो 12वीं में या कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन आएंगी, उनको ई स्कूटी सरकार देगी। हालांकि और अन्य राज्यों में ये योजना चल रही है, लैपटॉप की और स्कूटी की योजना छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस बार इसका प्रावधान किया गया है और उसके लिए अलग से बजट का प्रस्ताव भी रखा गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि ये चुनावी साल है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है और इस अंतिम बजट में चूंकि चुनाव होना है इसके बाद में, और इस को देखते हुए जो अपेक्षाएं थी वो कितनी पूरी हो पाई हैं और क्या क्या और अपेक्षाएं थीं। जैसा कि अर्थशास्त्री जो हैं, आर्थिक मामलों के जो सलाह विशेषज्ञ हैं, उनका यह कहना है कि कुछ और अपेक्षाएं भी थीं जो सरकार से कहीं ना कहीं, जो आशातीत अपेक्षाएं थी, सरकार से कहीं ना कहीं उन चीज़ों में चूक हो गई है और सरकार उन चीज़ों को शामिल नहीं कर पाई है। और
जो अपेक्षाएं थी कहीं कई जगह ऐसा हुआ है कि वो अपेक्षा से बढ़कर आगे किसानों को जो उम्मीद थी कि चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो घोषणा पत्र आएगा तो उसमें कहीं किसानों के लिए कोई राहत की बात होगी। लेकिन जो बात आई कि किसानों को उम्मीद थी कि जब कुछ बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की प्रावधान किया था, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी भी ऐसा कुछ करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने बजट में ही यह प्रावधान कर दिया है कि किसानों के लिए जो उनका कर्ज है, बैंक का जो कर्ज है, वो ब्याज की राशि सरकार भरेगी। बहुत सारी बातें हैं, अपेक्षाएं क्या थी, आशातीत है या नहीं, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं व्यवसायी हैं और कैट के अध्यक्ष हैं रामबाबू शर्मा जी। रामबाबू शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ हैं मनोज कुमार गुप्ता जी। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंदन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से बात की जा रही है, कमलनाथ कह रहे हैं कि यह झूठ का पुलिंदा है और झूठी सरकार का झूठा बजट है। वास्तव में विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक बात है कि पहले भी चर्चा हुई है कि विपक्ष सरकार की किसी बात का समर्थन तो नहीं करता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपका अपना मत क्या है इस बजट को लेकर? देखिए सूरज जी, प्रदेश का जब भी बजट लाया जाता है या घोषित किया जाता है या विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तो प्रदेश की जनता बहुत सारी उम्मीदें करती है कि सरकार जो है हमारे लिए कुछ लोक लुभावन और ऐसा बजट लाएगी जिससे आम आदमी को उस बजट का फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो बजट इस बार पेश हुआ है, ये हवाई बजट है। माननीय कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये झूठ की सरकार का झूठा बजट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वादे तो पिछली बार के बजट भी हमने देखा था, उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। जो बजट के अंदर जो लोक लुभावन वादे किए गए थे, तो अब जो है ये नए बजट के अंदर ये विदाई वाली जो बेला है, अभी इस सरकार का आखिरी बजट है और ये विदाई का बजट भी है। मैं अगर ये कहूं तो ज्यादा उचित रहेगा, ये शिवराज सरकार की विदाई का बजट है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो इसमें ऐसा देखने को बहुत कुछ नहीं मिल रहा। ऊपर बातें दिख रही हैं, अंदर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली पानी सड़क सुरक्षा रोजगार, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ करती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही है, या ऐसे कोई वादे नहीं किए गए इस पे कि हम इन पे ध्यान देंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बिल्कुल बात नहीं की गई। जो एक प्रकार से जीएसटी की बात है, आज प्रदेश के अंदर खाने पीने के हर सामान से लेके आम आदमी की जरूरत के सामान से लेके हर चीज पे जीएसटी अलग अलग प्रकार से लगाई जा रही है। उसके अंदर विसंगति को ठीक करने की कोई बात नहीं की गई। आपने जीएसटी की बात कही सही, लेकिन मुझे याद है कि जब 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भानोट जी ने बजट पेश किया था, तो उसमें कुपोषितों के लिए, कुपोषण मिटाने के लिए एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया था। आज जो विधानसभा में देखा कि गैस सिलेंडर की राशि बढ़ाई जाने पर विपक्ष ने हंगामा किया। कुपोषण से मध्य प्रदेश को मुक्त कराने के लिए जो प्रावधान उस समय आपकी तत्कालीन सरकार ने किया था, उस में जो राशि का वर्तमान प्रावधान किया गया, उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई गई है? देखिए, कुपोषण की बात जहां तक कमलनाथ जी की सरकार थी, उसने राशि की बात की थी, राशि दी भी गई, राशि जारी करने के लिए उनके यहां से फाइल भी चल दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो कुपोषित बच्चों का राशन है, जो आहार है, उसके अंदर ही घोटाला हो गया। ये बड़े मतलब जो है शर्म की बात है कि ऐसी सरकार जो कुपोषित बच्चों का राशन मतलब जो है पोषण आहार घोटाला जो हमारे सामने आया था। वैसे तो ये सरकार जब से आई है 18 साल हो गए मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की जनता जब रात में सोती है और सुबह उठती है ना, तो उसके सामने एक नया घोटाला आता है। व्यापम से शुरू हुआ घोटाला, सिंचाई घोटाला, व्यापम घोटाला, रेत घोटाला, खनन घोटाला, खाद घोटाला, पोषण आहार घोटाला, नर्सिंग घोटाला, घोटाले ही घोटाले। ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसी कोई सरकार के प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर घोटाले नहीं होते। कारम डैम 403 करोड़ रुपए का बनते इस बजट में जो बात आई है कुंदन जी, इस बजट में जो बात आई है कि वो छात्राएं जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी 12वीं में या कॉलेज स्तर पर, उनको स्कूटी दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात की गई है इस बजट में, इससे पहले नहीं था ये। जी अच्छी बात है अगर उन लोगों को मतलब जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन ये वादे लोक लुभावन वादे न बन के रह जाएं। इस पे अगर सरकार करना चाहती है
तो अब समय कितना रह गया? ये तो 3 महीने का बजट है, सबको पूरे प्रदेश को पता है, ये चुनावी बजट है। इससे मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास वापस आता हूं। अभी रामबाबू शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। व्यापारियों को एक बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, हालांकि कोई कर नहीं बढ़ाया गया है, अतिरिक्त कर नहीं बढ़ाया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन तब भी क्या व्यवसायी संतुष्ट हैं इस बजट से? देखिए, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें व्यापारियों की उपेक्षा की गई है पूरी तरीके से। हम अगर जीएसटी के स्लैबों की बात कर लें तो जीएसटी में कोई भी ऐसा स्लैब आकर्षित नहीं दिया गया जिससे किसी व्यापार को कोई प्रमोट होने की चांसेस हों। दूसरी बात अगर हम कर लें कोई ट्रेड पॉलिसी की, तो व्यापार की कोई भी एक नीति या कोई भी ऐसे चीज़ जिससे कि व्यापारी वर्ग को कोई राहत मिले कहीं भी कोई इस बजट में। हाँ, कृषि प्रधान थोड़ा सा बजट अवश्य दिख रहा है, वो भी शायद मजबूरी रही होगी वित्त मंत्री जी की या इस सरकार की, क्योंकि पिछली सरकार ने कृषि विभाग के लिए, कृषकों के लिए या हमारे जो पूरे किसान हैं उनके लिए एक अच्छी घोषणा की थी कि पूरा कर्ज माफ करेंगे, तो शायद वो कहीं दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन जी के इस बजट में कहीं ना कहीं एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात तो जरूर सामने आई है। एमएसएमई में देखिए, जो लघु उद्योग हैं वो जितना विकास हमारे पिछले सरकारों को हम देखें या कांग्रेस का हम प्रत्यक्ष बोलें जो किया गया है, उसकी ही कॉपी करने का प्रयास है, लेकिन धरातल पे इनके केवल प्रावधान और प्रस्तावनाएं ये चीजें नजर आती हैं। प्रैक्टिकली पिछले बजट की हम बात करें, ये सरकार लगभग 20 वर्षों से राज्य कर रही है और 3.5 शासन कह सकते हैं, आधा हमारा भी रहा उसमें, लेकिन कहीं पे भी कोई आधारभूत जो जनता से जुड़ी हुई कोई ऐसे फैसले हों, चाहे हम बिजली पानी की बात कर लें, चाहे हम रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स की बात कर लें, आप एक उदाहरण देके बता दीजिए जो जनहित में इन्होंने कहीं पे भी कारगर सिद्ध किया हो या घोषणा को अमली जामा पहनाया हो। मुझे ठीक से याद है, चौहान कह रहे हैं कि प्रदेश अब सरप्लस स्टेट बन गया है। देखिए, ये तो घोषणा वीर हैं, इनको पहले ही तमगा लगा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 1400 के लगभग घोषणाएं इनके पिछले बजट में, पिछले कार्यकाल में थी, जिसमें 90% केवल आज भी कागजी ख्वाब बन के रह गई हैं। 10% पे थोड़ा बहुत काम हुआ है। चलिए, वापस आऊंगा आपके पास। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं ब्रजगोपाल लोया जी। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर कि शिव का जो बजट है, जहां एक तरफ कुंदन पंजाबी जी कह रहे हैं कि ये झूठी सरकार का झूठा बजट है और इसमें व्यवसायियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, व्यवसायियों को जो उम्मीद थी पूरी नहीं हो पाई है और प्रदेश की जनता को बजट के माध्यम से छला गया है। आपका क्या कहना है बजट को लेकर? पहले तो मैं 2-3 बातें आपसे करूं। ये बजट वाला, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में जाने वाला और मध्य प्रदेश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं को बहुत आगे लेकर जाने वाला बजट है। और जहां तक जवाहर पंजाबी जी क्या कह रहे थे मैं नहीं समझ पाता हूं, मगर मैं आपको बताऊं, जवाहर पंजाबी जी को समझ में आएगा। जीएसटी की बात कर रहे थे, जीएसटी मध्य प्रदेश सरकार के या किसी भी राज्य सरकार के बजट का हिस्सा नहीं होती है। जीएसटी काउंसिल एक अलग जगह है जहाँ जीएसटी का निर्धारण होता है। दूसरी बात, जो हमारे छोटे व्यवसायी है जिसकी आपने बात करी, एमएसएमई यानी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनको सपोर्ट करने के लिए मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। तीसरी बात, आप एक बात को समझ लीजिए कि व्यवसाय और उद्योग दोनों के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है वो है बिजली की उपलब्धता, सड़कों की अच्छी हालत और उसके साथ साथ सुरक्षा और शांति का माहौल, जो तीनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं स्वयं एक व्यवसायी हूँ, ये भी आपसे बता दूं, और व्यवसायी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस प्रदेश की प्रत्येक महिला के खाते में 12,000 रुपए एक वर्ष में आएगा, तो उससे बाजार में क्या बूस्टर आएगा ये नहीं समझ पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं। 1,000 रुपए महीने जब हमारी लाडली बहन के खाते में आएगा तो साल के 12,000 होते हैं, उनसे वो अपने बच्चे की फीस जमा कर सकती है। वो बहन अपने किचन का खर्चा उससे उठा सकती है। यदि वो बहन चाहे तो उससे एक वॉशिंग मशीन ले सकती है जो उसका कपड़े धोने का काम समाप्त कर देगा। ये ऐसी कितनी बातें मैं आपसे बता सकता हूँ जो 12,000 रुपए उस ग्रामीण महिला का अर्थशास्त्र को ही बदल देगा। और ग्रामीण परिवेश इन्हें मालूम नहीं है, ये जो भोपाल में बैठकर बातें कर रहे हैं इन्हें ग्रामीण परिवेश नहीं मालूम है। एक एक घर में 5-5, 6-6 देवरानी और जेठानी, नंद और सास, ये सब जो साथ में रहती हैं, इनके यहाँ एक घर में 5-5 होती है। जब 5,000 रुपए महीने और 60,000 रुपए वर्ष जब इनके खाते में आएगा तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और व्यवसाय कहाँ पहुंचेगा, आने वाला समय आपको बताएगा।
तीसरी बात मैं आपसे करूं जो जी। इनकी सबसे खास बात है, जी। ये बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि घोषणाएं, अरे घोषणावीर तो आप हैं, आपने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, नहीं की, अरे घोषणावीर तो आप हैं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि शिवराज जी घोषणावीर हैं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। रघुनंदन जी शर्मा जी ने कहा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं आपसे आपके सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनने ही मैं आपसे- तमगा दिया मैं है आपसे शिवराज जी फिर- को। मैं आपसे फिर कुछ कहना चाहता हूँ। आपके सांसद, आपके विधायक क्या आपके बारे में कहते, क्या राहुल गांधी के बारे में, क्या कमलनाथ के बारे में, ये सारा आप तो अभी की बात करिए घोषणावीर पे, घोषणावीर पे बात करिए। अरे ये घोषणाओं की बात जो होती है ना, घोषणावीर पे बात करिए आप। सुन तो लो, बता देना ये घोषणा किसने की थी कि मध्य प्रदेश के 25,000 घोषणाएं की हैं, आज जनता देखती रहती है घोषणाएं कहाँ हैं। एंकर जी, या तो आपकी जिम्मेवारी है कि बजट जैसे गंभीर मुद्दे पर इस तरह की टोकाटाकी ना हो, और या इनको बोलने का पूरा अवसर दिया जाए। बराबर। आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं कुंदन जी के पास भी आऊंगा। मैं बताता हूँ घोषणावीर वो हैं जिन्होंने 4,000 रुपए प्रतिमाह युवाओं को देने का वादा किया और मध्य प्रदेश के एक भी युवा को नहीं दिया। घोषणावीर वो हैं जिन्होंने 51,000 बेटियों को कन्यादान में देने की बात की और मध्य प्रदेश की किसी बेटी को नहीं दिए। घोषणावीर वो हैं जिन्होंने स्वसहायता समूहों के कर्ज माफ करने की बात की, 1 रुपए का कर्ज कहीं मध्य प्रदेश में माफ नहीं हुआ। घोषणावीर वो हैं जिन्होंने 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ करने की बात की और आज 3.5 साल बाद हमसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि हम केवल घोषणा नहीं करते हैं, जनता का कल्याण और मध्य प्रदेश का विकास, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अहंकार की पूर्ति करना नहीं है। हमारी जो प्राथमिकता है वो मध्य प्रदेश की 80% गरीब जनता, 70%, उसका कल्याण कैसे हो, कैसे गांव समृद्ध हो, कैसे किसान की आय दुगनी हो, कैसे बेटियां सुरक्षित हों, कैसे बेटियों को एक नया वातावरण मिले और महिलाएं स्वावलंबी बने। एक देखिए, मैं छोटी सी योजना की बात बताता हूँ। आपको याद होगा आज से 12-14 साल पहले मध्य प्रदेश या देश में कहीं भी प्रॉपर्टियां महिलाओं के नाम नहीं हुआ करती थी, परंतु उसमें स्टाम्प ड्यूटी की रिबेट दी गई और स्टाम्प ड्यूटी की रिबेट देने का परिणाम ये हुआ कि आज जो रजिस्ट्रियां होती हैं उन्हें देख लीजिए, 60 से 70% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम होती हैं। 2% का प्रावधान किया, 2% रिबेट का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल जी, तो वो उन्हें हक दिलाने की बात है और वो हक दिलाने का इम्पैक्ट 10-10 साल बाद दिखाई देता है। आप बताइए, आज मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें हैं, मध्य प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। क्या ये मध्य प्रदेश में व्यवसाय और रोजगार को जन्म देंगे? बिल्कुल। रामबाबू जी, मैं आपके पास आऊंगा, कुंदन जी आपके पास भी आई रहा हूँ। जी, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा कि सबसे पहले कुंदन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं के रूप में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले कुंदन जी, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, लोया जी जो ये कह रहे थे कि घोषणावीर नहीं, मैं पहले फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हमारे द्वारा दिया हुआ टैग नहीं है, ये टैगलाइन जो है आप ही के सांसद, राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था। इस बात का जवाब देना आवश्यक था इनको। अरे कुंदन जी, बातों का जवाब मत दीजिए, काम का जवाब दीजिए। आपकी हर बात का जवाब भी है, पहले आप सुन लीजिए, पर डाल दिया है, सुन लीजिए ना, सुनिए आपका झूठा बजट कैसा है, पार्षद नहीं जीते आपकी, झूठा बजट कैसा है आप सुनिए। महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1, जनता के काम करते हैं, इसलिए हर वर्ग के ऊपर अत्याचार में, काम नहीं चलता, आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार में, SC/ST के ऊपर अत्याचार में सब में नंबर 1 है। क्या प्रावधान करने की बात करते हैं आप? महिला सुरक्षा कहाँ हो रही है आज प्रदेश के अंदर में? आज सबसे ज्यादा 52 में छोटे बच्चों के साथ में मतलब जो है दुष्कर्म की घटनाएं होती है, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस प्रकार की झूठ बातें कर रहे हैं। बातों पर शर्म आनी चाहिए। जिन बातों 28 विधानसभा चुनाव हार गए, 1 लोकसभा का चुनाव हार गए, अरे 70% नगर आपको 2023 में जनता जवाब देगी। आपकी विकास यात्रा का इतना विरोध क्यों हो रहा है आप बताइए? आपका अहंकार, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं जहाँ पे आप लोगों का विरोध नहीं हो रहा हो। अगर आपने काम किया होता ना तो आप लोगों का विरोध नहीं होता। आपको ये काम दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता का पैसा खर्च करके जनता को दिखाने की कोशिश ना किया होता ना तो आप जैसे हम भी टीवी पर चिल्ला रहे होते। आपने काम किया होता है इस प्रदेश के अंदर तो जनता आपको दौड़ाती नहीं, खदेड़ती नहीं, जगह जगह खदेड़ा जा रहा है आपको।
2023 आ रहा है। 2023 ज्यादा समय नहीं है, अभी आपको चलिए, ठीक है। पता पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पानी का कुंदन जी, ब्रज गोपाल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, शर्मा जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी के पास जाना चाहूंगा कि मनोज, जिस तरह से बात की जा रही है युवाओं को लेकर कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दी गई है, सीट बढ़ा दी गई है, दूसरे और प्रावधान भी किए गए हैं, अन्य प्रावधान छात्राओं के लिए किए गए हैं, स्कूटी का प्रावधान किया गया है। ऐसी दृष्टि से युवाओं की दृष्टि से ये, क्योंकि युवा वो मतदाता है जो सरकार का निर्धारण करता है कि कौन सी सरकार बनेगी, युवा मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी दृष्टिकोण से बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 2003 में जब युवाओं ने इस सरकार को चुना था तो उन्हें उम्मीद थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को उद्योग धंधों में ऋण मिलेगा। लेकिन आज 20 साल बीत गया है, मैं भी 18 साल का हुआ करता था, आज 38 साल का हो गया। इस सरकार ने सबसे ज्यादा युवाओं को चलाया। ये चुनावी बजट है, लेकिन चुनावी बजट में भी युवाओं का उस तरह से ध्यान नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अभी हमारे बीजेपी के नेता बता रहे थे कि 2% जो स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है, कांग्रेस की सरकार में पूरी कुल स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट दिया गया ऐसा था। अब ये पंजीयन शुल्क पे मात्र 2% की छूट दे रहे हैं। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जी, वो कटनी खजुराहो सीट के सांसद है, उसके बावजूद यहाँ पर हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग प्रबल होती जा रही है। लेकिन इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद कटनी जैसे शहरों में मेडिकल कॉलेज नहीं दिया जा रहा है। तो युवाओं के साथ छलावा है। और जो महिला अत्याचार, मनोज जी, खजुराहो में तो प्रस्तावित है ना, खजुराहो में प्रस्तावित है, केंद्र सरकार का की राशि का भी प्रावधान हो चुका उसमें तो। जी, ये सिर्फ चुनावी वादा है सर। ये चुनाव आया, जनता की मांग हुई, तब जाके इन्होंने सिर्फ जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। अभी विकास यात्रा में कटनी में जगह जगह पर बिल जो काम सेंक्शन नहीं हुए थे उनके वो विकास यात्रा में उद्घाटन कर रहे थे। पत्थर उन्हीं के महापौर ने विरोध किया, तब जाके ये उद्घाटन करना बंद किए। सिर्फ दिखावे की सरकार है, झूठ बोलती है, झूठ कर रही है। वैसे मुख्यमंत्री इस बार जाने वाले हैं, इसलिए लगातार। ठीक है मनोज, वापस आऊंगा आपके पास। ब्रज गोपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि मेरे भाई जो अभी युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी, लगता है कि हमारी आलोचना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वहां हैं। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ युवाओं के बारे में कहिए। हमारे लिए तो आलोचक हैं, हम तो निंदक नहीं रहे। राशि आंगन कुटी सभाएं। जी कुंदन जी, आपके पास ब्रज गोपाल जी, मेरा एक सवाल है जो बात कही जा रही है, विपक्ष की ओर से भी आई है कहीं ना कहीं ये बात की 1000 रुपए की राशि का प्रावधान किया है लाडली बहना योजना में, और वो राशि यहाँ 1000 रुपए दी जा रही है, और गैस पर राशि बढ़ाने की बात कर दी गई है कि गैस पर 500 रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी। तो अब सरकार का पैसा आधा तो सरकार का वापस चला गया। बात बता दूं, ये किसने कहा बजट में, किस कंडिका में ये प्रावधान है कि 500 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं? विपक्ष की ओर से जो बयान है कि मैंने आपसे बताया, ये बेवकूफ, फर्जी और झूठा विपक्ष जी, और इसीलिए तो ये विपक्ष की भूमिका भी सही नहीं निभा पा रहे हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो और नैरेटिव सेट कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी ने 1 रुपए नहीं बढ़ा। एक और बात बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी पिछले 4 वर्षों से गैस सिलेंडर की चर्चा कर रही है। हाँ। और इसमें ये भूल जाते हैं कि इस देश के 2.5 करोड़ लोगों ने फोन कॉल करके अपनी सब्सिडी निरस्त करवाई है। ये देश का गौरव बढ़ रहा है, देश के गौरव दे रहे हैं क्या आप? और मैं फिर से कह रहा हूँ, लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं क्या आप? अरे लोगों का, हम तो कह रहे हैं ना, आपने सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया, आज ही दाम बढ़ा है, आपको शर्म आनी चाहिए। जवाहर पंजाबी छोड़ी है, मैं फिर से कहता हूँ, अरे 2.5 करोड़ लोगों ने उनका अभिनंदन है, उनका अभिनंदन है। और आप जैसे सरकार सुविधा भोगी लोग जो आज ही दाम बढ़ा है, आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? आज ही 50 रुपए सिलेंडर पे दाम बढ़ा है, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे दाम बढ़ा है आज आपने। बहुत कष्ट होगा, मैं बता रहा हूँ। आपने महिलाओं को छलने का काम किया है, महिलाओं के घर का रसोई का बजट बिगाड़ने का काम किया है। तो आपने गैस कनेक्शन हर वर्ग परेशान है मेरे भाई झूठी घोषणाओं से। रोजगार मध्य प्रदेश के अंदर है नहीं, युवा आज आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कोई सुविधा नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर हालात अच्छे नहीं है, आप लोग झूठी घोषणाएं करते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगा। रामबाबू शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं कि अपनी बात रखें, और एक सवाल जरूर कहूंगा मैं, जो बात आ रही की बेरोजगारी की, सरकार ने इस बजट में इस बात का उल्लेख किया है, वित्त मंत्री ने कहा है कि जो कल ही विधानसभा के अंदर
39 लाख लोगों के लिए बारे में बताया गया था कि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार है रजिस्टर्ड। हाँ, उसमें से मात्र 21 लोगों को नौकरी दी है। किस प्रकार से बात कर रहे हैं आप? जो प्रतिशत घटाया बेरोजगारी गया है कि बेरोजगारी दर बेरोजगारी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर है। युवा परेशान है आज बेरोजगारी की वजह से, आत्महत्या कर रहा है। रामबाबू शर्मा जी, जो बात कही जा रही है, आप अपनी बात रखें कि व्यवसायियों की जो प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं वो, साथ ही जो बेरोजगारी की बात की, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं बजट में, जो प्रस्तावित किया कि बेरोजगारी दर घटी है, वो वास्तविक है या सिर्फ आंकड़े हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, बीजेपी के जो नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय ब्रजगोपाल लोहा जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने अभी जो बात कही उसमें निश्चित रूप से आपने किसान और महिलाओं की बात कही। हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि इस बजट में किसान और महिलाओं के लिए एक तरफ बहुत अच्छा आप लोगों ने घोषणा की है, इसमें संदेह नहीं है, स्वीकार करते हैं हम इस बात को। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम सिलेंडर, हमारे अभी शासनकाल की बात करिए, 550 रुपये और आज 1150 रुपये। एक मिनट, आप पूरी बात सुनिए विनम्रता से। अभी आपने ऑब्जेक्शन लिया था, पूरी विनम्रता से बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, हम सुनेंगे। सुनते नहीं है। तब 550 से आज 1150 रुपये हो गया। आप किस मुंह से बात करते हैं महिलाओं को छूट देने की, महिलाओं की तरक्की की? दूसरी बात, मैं चूंकि एक व्यापारी क्षेत्र से आता हूं, आप भी व्यापारी हैं, एक पॉलिसी व्यापारियों के फेवर की आप गिनवा दीजिए कि व्यापारियों के हित में सरकार ने क्या कार्य किया, नहीं तो 10 पॉइंट मैं आपको गिनवाता हूं अभी। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल क्यों है? क्या इन सवालों के जवाब आपकी सरकार के पास हैं? और यदि हैं तो आप दीजिए तर्कपूर्ण। ठीक है, मैं आपकी बात जरूर रखूंगा और ब्रजगोपाल जी आपसे उत्तर चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगवान सिंह परमार जी, जो किसान नेता है। भगवान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। भगवान सिंह जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है, ब्याज की राशि सरकार भरेगी, इस तरह का जो प्रावधान किया है, किसान कितने संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, ये तो पहले ही घोषणा कर चुके थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, कि ब्याज हम भरेंगे डिफॉल्टरों का। लेकिन किसान के साथ कोई भी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने आज तक कोई भी अच्छे दिल से सोचा नहीं है। किसान का काफी लंबे समय से ब्याज भरने का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। उसमें कर्ज माफी का मुद्दा पिछले साल रहा, लेकिन इस साल तो दोनों ही दलों ने उस बात को उठाया ही नहीं है। कर्ज माफी होना चाहिए किसान की, ब्याज माफ करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ किसान डिफॉल्टर है जिनका ब्याज सरकार भर देगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसान को जो आशा थी कि उसका कर्ज एक बार टोटल पूर्णतः माफ होना चाहिए, इसके बाद ही फिर इसके बाद में ब्याज भरने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, किसान अपने आप करेगा। उसका एनएसपी तय करना चाहिए। बहुत सारे किसान को ये जो इनके उसमें कह देते हैं कि हम उनको आमदनी दोगुनी करेंगे, ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद बात होती है। आमदनी का तो सवाल नहीं उठता, एक पैसे की आमदनी बढ़ने का तो अभी तक सरकार ने कोई उपाय बताया नहीं है। जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो जो आपने कहा कि दोनों दलें बात करते हैं, कांग्रेस कहती है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ये बात कितनी सच है? पहला। और दूसरी बात कि 2013 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर था, जो वर्तमान में 31 दिसंबर 2022 के आंकड़े देखें तो 44 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये चीजें तो बढ़ी है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, लेकिन संसाधनों का उपयोग किया है सरकार ने, इतनी तरक्की करी है। अभी तक 65,000 हेक्टेयर तक इनको पहुंच जाना चाहिए। देखिए, नर्मदा जल जो लाने की योजना इनकी है, शायद 12 साल से ही चल रही है, अभी तक एक भी खेत में पानी नहीं पहुंचा है। ये जरूर है कि अभी कुछ साल में उसमें पहुंच जाएगा, ये अच्छी बात है, रकबा तो बराबर बढ़ता आ रहा है। लेकिन ब्याज माफ करने की पिछली कांग्रेस सरकार की जो योजना थी, वो ब्याज माफ तो करा है, लेकिन मात्र 50,000 रुपए तक का ही करा है, और उसमें भी काफी लंबा समय लगा है सरकार। जी ठीक है, आप वापस आऊंगा भगवान सिंह जी आपके पास। ब्रजगोपाल जी, जो सवाल रामबाबू शर्मा जी ने आपसे किया था उसका उत्तर, और आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहिएगा। दोनों की बात करता हूँ। माननीय भगवान सिंह जी ने भी किसानों के संबंध में बड़ी अच्छी बात कही है, और रामबाबू शर्मा जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैं भी एक व्यवसायी हूँ, परंतु उन्होंने कहा हमारी सरकार के दौरान इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो कांग्रेस पार्टी से संबद्धता रखते हैं। इसके लिए मैंने टोका था और किसी काम से नहीं टोका था। अब मैं एक बात बता दूं, यदि वो वास्तव में व्यवसायी है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाजार में पैसे की लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना व्यवसाय बढ़िया चलेगा। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में दुकान लगाकर छोटा सा दुकानदार परचून की दुकान लगाता हो, चाहे शहर में बड़े से बड़े शोरूम और मॉल का संचालक हो। मैं खुद व्यवसायी हूँ, मैं आपसे ये फिर कह रहा हूँ, ये जो पैसा बाजार में आता है ये तुरंत खर्चा होता है। खास तौर से गांव गरीब का पैसा, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, उनकी संचय करने की वृत्ति नहीं है। इसलिए आप देखेंगे आने वाले समय में कि क्या बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही थी
कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है। मैं बड़े विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूं कि आज थोड़ा गूगल सर्च करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तीनों के भाव सर्च कर लें तो आपको समझ जाएगा। आपने सरकार में शपथ लेने के 1 घंटे बाद 3 रुपए डीजल पर अब भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ाए, तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। तीसरी बात, आपने कहा कि व्यवसायियों की दिखा रहा हूँ, आपने कहा कि व्यवसायियों के लिए क्या क्या किया गया, किस तरह के व्यवसायी आपने नहीं बताया। मैं मगर आपको बताता हूं, जो देश का सबसे छोटा व्यवसायी है जिसे हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, उसे हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उनमें से 60% लोगों ने उसे रिन्यू कराकर 20 का किया और उसके बाद उनमें से फिर 50% लोगों ने उसको 20 से बढ़ाकर 50,000 का किया है। मैं ये नहीं समझ, हो सकता है कि आपको सुविधा का लाभ ना मिला हो सकता है कि आप उसके पात्र हितग्राही ना हो, परंतु हमने करोड़ों लोगों का कल्याण करने की कामना से काम किया है। हो सकता है उसमें से आप छूट गए हो सकता है, इसको मैं इनकार नहीं करता हूं, परंतु हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो बजट की कल्पना है वो कर पाते हैं। अब जिन लोगों का दलाली व्यवसाय था उनकी दलाली चली गई, निश्चित वो बेरोजगार हुए हैं। जिन लोगों का नैरेटिव सेट करने का धंधा था उनका धंधा चला गया, हम इसको स्वीकार करते हैं कि वो बेरोजगार हो गए। जो लोग वल्लभ भवन में बैठकर दलाली कर रहे थे 15 महीने, जिनकी गाड़ियां शराब और रेत के माफिया ड्राइव कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, ये सच है। और ऐसी बेरोजगारी होनी चाहिए, माफिया बेरोजगार होने चाहिए, दलाल बेरोजगार। युवाओं को दलाल कह रहे हैं क्या? जी, जो देश के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। रोजगार नहीं मांगेगा युवा मध्य प्रदेश की सरकार से, रोजगार मांगना पाप है। कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उनको बेरोजगार होना चाहिए। जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, इस देश में जो भी अवैधानिक काम करने से अपना रोजगार चलाते हैं, अवैध काम के रोजगार को नहीं चलने दिया जाएगा। ये हमारा लिखा युवा रोजगार मांगेगा तो आप मतलब रोजगार नहीं देंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे। कुंदन जी, ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। और बात रोजगार की हो रही है तो मनोज, जो बात आपने पहले कहा कि रोजगार नहीं है, आप पहले आपकी उम्र 38 वर्ष हो गई लेकिन कोई प्रावधान ऐसा नहीं आया है अभी तक कि आपको रोजगार मिले या कोई व्यवसाय आप कर सकें। इस बजट को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, बजट में और भी कई प्रावधान किए गए हैं युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए और रोजगार के लिए। यहाँ तक कि लोन की बात कही गई है कि स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है लोन। तो इन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए मनोज, हम वापस आएंगे आपके पास। और जिस तरह से कुंदन जी आप जो बात कह रहे थे, हाँ, अपनी बात रखिएगा आप जी। जैसे कि किसान नेता भगवान सिंह परमार जी ने ये बताया कि किसान के कर्ज माफी की बात, तो माननीय कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। भगवान सिंह जी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, कर्जा माफ हुआ है। 50,000 तक की पहली किस्त का माननीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया था और दूसरी और तीसरी किस्त की तैयारी चल रही थी। वो तो दुर्भाग्यवश खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी गई, लेकिन 2023 में सरकार आते ही फिर किसान कर्ज माफी की जाएगी, बाकी के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से भगवान सिंह परमार जी को आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं बात करना चाहता हूं, आज जो हमारे कर्मचारी आंदोलित हैं उनकी पुरानी पेंशन की भी जो वर्षों से मतलब जो है मांग है, उसको माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना हर हाल में लागू की जाएगी कांग्रेस की सरकार बनते ही। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है। और जो 1,000 रुपए की ये बात कर रहे थे, तो उस पर माननीय कमलनाथ जी ने कहा है हम 1,500 रुपए देने की बात करेंगे और 1,500 रुपए बहनों के खाते में डालने की बात माननीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार आते ही कहा है। ये ठीक है, और ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये वचन है, ये घोषणावीर की घोषणा नहीं है। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। भगवान सिंह जी जो बात की जा रही है, भगवान सिंह जी के पहले आप 30 सेकंड मुझे दीजिए। जी ब्रजगोपाल जी बोलिए। भगवान सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं पूरी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। भगवान सिंह जी, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी जी ने ये घोषणा नहीं की थी कि हम 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे अन्यथा मुख्यमंत्री बदल देंगे? एक बात। दूसरी बात, क्या आपसे चुनाव के पहले कहा गया था कि लाल नीला हरा पीला 4 कलर का फॉर्म मिलेगा, उसे किसान भरेगा, फिर उसका कर्ज माफ होगा? प्रश्न तो इस बात का है आपकी मंशा पर कि 10 दिन का आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, प्रदेश अध्यक्ष 16 महीने बाद कहता है कि हमारी सरकार कम दिन टिकी इसलिए हम नहीं कर पा रहे। बड़ा दुर्भाग्य। कर्जा तो माफ किया था ना, कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? ये तो पूछ लो। वो एक विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया है, पटल पे रखा है इस बात को।
27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। जवाहर पंजाबी जी, हम भी कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं इस बात को? हम भी कह रहे हैं, मगर वादा 2 लाख का था, वादा 54,000 2 लाख का था ना, दूसरी और तीसरी किस्त भरने करने की बात चल रही थी, आपने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का पाप किया। मेरे भाई, आपने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराने का पाप किया नहीं किया? राजकुमार आया था, उसने सही बोला था क्या कि 10,000 रुपए आपने खरीद फरोख्त करके चलती हुई सरकार को गिराने का पाप किया। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ आपने सरकार गिराने का पाप किया। इस प्रदेश की जनता ने देखा, इस प्रदेश की जनता आपको 2023 में जवाब देगी। अहंकार से गिरी, कमलनाथ के अहंकार से गिरी, 16 महीने बाद गिरी। अहंकार से नहीं, खरीद फरोख्त से गिरी। खरीद फरोख्त हमारे विधायकों को खरीदा 35-35 करोड़ में, ये मध्य प्रदेश की जनता देखती है। और भी राज्यों के अंदर आपने यही काम किया, यही पाप आपने दूसरे राज्यों के अंदर भी किया। जवाहर जी सुन लो, 1 मिनट में बताता हूँ। लोया जी, मैं आपका झूठ नहीं सुनूंगा। अरे आप बिल्कुल मत सुनो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, बता दें। छत्तीसगढ़ में हो गया क्या कर्ज माफ? राजस्थान में हो गया क्या कर्ज माफ? छत्तीसगढ़ में भी किया। बता दें। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, कर्ज माफी पे काम चल रहा है वहाँ पे। मध्य प्रदेश का अलग झूठ। आप मध्य प्रदेश की बात करिए। क्या वैरायटी है आपकी झूठ में? क्या वैरायटी वाला झूठ है? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ होगा? अगर आप ऐसी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, यहाँ क्यों नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई? ब्रजगोपाल जी, कुंदन जी, मैं आपके पास राजस्थान के आऊंगा। अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई? ब्रजगोपाल जी, कुंदन जी, मैं भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं। भगवान सिंह जी हमारे साथ बात कर नहीं रहे, दिग्भ्रमित करते हैं आप। ठीक है कुंदन जी, ब्रजगोपाल जी, मेरा एक सवाल भगवान सिंह जी से है। जो बात कही जा रही है कि कर्ज माफी को लेकर के और इन सब चीजों को बात आ रही है, किसानों के लिए जो बात है कि रकबा बढ़ा या आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि जो कृषि की बात है, कृषि के क्षेत्र को लेकर के मध्य प्रदेश ने कई ऐसे आयाम स्थापित किए हैं, पुरस्कार मिला है, कृषि कर्मण अवार्ड लगातार मिला है मध्य प्रदेश को। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार लेती है कि हमारे कारण ऐसा हुआ है। वास्तविकता में यदि हम देखें, हम चूंकि बजट पर बात कर रहे हैं कि इस बजट के में जो उम्मीदें थी किसानों को, वो उम्मीदें कितने प्रतिशत पूरी हो पाई हैं? जी, मैं ये मानता हूँ इस बार जो किसान को सरकार से उम्मीदें होती हैं, उस सरकार पे ही आरोप लगता है और इसी से आशा भी रहती है। कांग्रेस का इस समय उसमें कोई रोल नहीं है। बीजेपी सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें थी, उसमें बिल्कुल भी ज्यादा इसमें सहयोग किसान का नहीं करा है। मात्र ब्याज माफ करने के अलावा और किसी भी तरह का इन्होंने किसान के प्रति इस बजट में विशेष कुछ नहीं है। कृषि के लिए जो 11,000 करोड़ तो वो उपार्जन के लिए रखा है, वो हर साल होता है। गेहूं का उपार्जन तो ये हर साल करते हैं, वही चीज है इस साल भी करेंगे। तो वो तो जो हमारा सामान लेंगे, हमारा गेहूं लेंगे, हमारी फसल लेंगे, उसका दाम देंगे, इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं है। वो भी इनके पास हो सकता है कि इस साल अगर ये सरकार कोई रोक टोक ना करे, केंद्र सरकार, तो इनको वो उपार्जन के लिए, बांटने के लिए गेहूं किसान इनको नहीं देगा अगर मार्केट में भाव ऊपर रहा तो। एमएसपी की बात हमेशा की जाती है, किसान कहीं ना कहीं आंदोलन भी करते हैं और इस बात को लेकर सड़कों पर भी उतरते हैं एमएसपी को लेकर। तो एमएसपी की कुछ उम्मीद थी क्या किसानों को इस बजट से? जी, एमएसपी की उम्मीद थी ना, बढ़ना था। एमएसपी नहीं, इस पे पिछली बार यहाँ की बीजेपी सरकार ने इस चुनाव के पहले बोनस देते थे 200 रुपए, 100 रुपए, उसकी भी कुछ उम्मीद थी कि ये चुनाव के समय घोषणा करेंगे। लेकिन किसान से संबंधित सिर्फ ब्याज के अलावा, मुफ्त ब्याज के अलावा किसी भी तरह का इन्हें बढ़ोतरी में प्रावधान नहीं किया है। ठीक है राम बाबू जी, जो बात आ रही है कि किसानों की तो चलो एक तरह बात होगी कि एमएसपी की उम्मीद थी, नहीं बढ़ाया है, और जो हर साल करते हैं वही किया है गेहूं खरीदी को लेकर के। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने में आ रही है, जो बजट में कहा गया है, विधानसभा के अंदर कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है। और इस बेरोजगारी के पीछे कहीं ना कहीं ये कि व्यवसाय खुल रहे हैं, जो लोग पहले नौकरी मांगने जाते थे वो अब नौकरी देने वाले बन गए, ये सरकार कह रही है। ये बात कितनी सच है? देखिए, अभी बहुत अच्छी बात ब्रजगोपाल लोहा जी ने कही थी कि हम स्ट्रीट जो वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं। हाँ। मैं बड़ी सहजता के साथ और बड़े मौलिक रूप से प्रश्न करना चाहता हूं इनसे कि 10,000 रुपये की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैल्यू क्या है? आप एक व्यापारी की दृष्टि से बात कर रहे हो, 10,000 रुपये 2 वर्कर अगर उस ठेले पे काम करते हैं ना, उनकी सैलरी उससे ज़्यादा है। तो आप
कम से कम एक ऐसी बात बोलें जो एक मैसेज जनता में जाए। मैं व्यापारी की हैसियत से बात नहीं करता, मैं किसान की हैसियत से बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी के नेता की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक आम जनमानस के दृष्टिकोण से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मुझे आम जनता के लिए, उसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, युवा भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, किसान भी आते हैं, सब आते हैं। उस आम व्यक्ति को छला हुआ है इस पूरे बजट में, उसके लिए क्या ठोस काम है, क्या मतलब आधारभूत क्या काम है। रोजी रोटी और कपड़ा, मतलब आप देखिए, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक, इसके बाद सड़क बिजली पानी बेसिक, बेसिक 6 चीजों पे कहीं भी बात क्यों नहीं हो रही। 7वां पॉइंट पे आते हैं, 6 को भी छोड़ दो जी। आप बार बार बात कर रहे हैं, देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर 350 रुपए आज ही बढ़ा और सिलेंडर पे 50 रुपए की वृद्धि हुई। मैं मात्र आपको 1.5 से 2 साल बल्कि 1.5 साल पीछे ले जाता हूं। तेल का पीपा 15 लीटर का 1100 रुपए का था, आज की डेट में 2000 और 2200 रुपए का है। हर चीज में दुगुना वृद्धि करके, अगर आप किसी का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हो, किसी के ब्याज माफ, किसानों को छल रहे हो आप। ब्याज माफ से क्या होगा? अगर आपने किसी 10-20% किसानों पे ब्याज ड्यू है और वो 2, 5, 10, 20 हजार रुपए ब्याज के छोड़ भी दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे किसान का कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला। ऐसे ही व्यापारियों की बात है। व्यापारियों के लिए मैं बार बार, मैंने उनसे एक बड़ा आधारभूत सवाल करा कि आप कोई ट्रेड पॉलिसी बताइए कि जिससे व्यापारी मध्य प्रदेश में ये कह सके कि आप मध्य प्रदेश में व्यापार करना बहुत आसान है। हालांकि उन्होंने कह दिया कि ये जीएसटी काउंसिल अलग है और वो जीएसटी काउंसिल, हमने जीएसटी पे बात करी, हम तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी लेना अधिकार है, लेकिन स्टेट जीएसटी में तो आप बोल सकते हो, इंटरफेयर कर सकते हो। ये तो सेंट्रल जीएसटी जो ले रही है उसको आपने टाल दिया उस जवाब को। पेट्रोल की बात करी तो आपने हिमाचल और 3 स्टेट के उदाहरण देके टाल दिया। आप सवालों के जवाब से, ब्रजमोहन लोहा जी, जिस तरह आपकी सरकार बचती है उसी तरह आप बच रहे हैं, और आप ये आरोप लगाते हैं कि आप दूसरी पार्टी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। अरे हम विशुद्ध रूप से व्यापारी और जनमानस की बात कर रहे हैं। आज स्थिति मध्य प्रदेश में ये हो गई है पूरी 7 करोड़ जनता की, कि जो लोग गा रहे थे, जो लोग आनंदित थे सरकार हमारी, अब मैं फिर खुल के कहता हूं कांग्रेस के राज में, आज वो गाते गाते चिल्ला, ऐसे ऐसे मंजर आने लगे। दुष्यंत कुमार त्यागी का एक शेर याद आ गया मुझे कि ऐसे ऐसे मंजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, और अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब यहां के कमल मुरझाने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो बातें, जो बदलाव की बात आपने कही है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, तो कुंदन जी, ये बदलाव सरकार के बदलने की बात कर रहे हैं शर्मा जी? देखिए, ये जन भावना, जब व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार से अत्याचार होता है, अनाचार होता है, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है। आज सरकार, महंगाई इतनी ज्यादा है सूरज जी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि अगर युवा अपनी मांग करता है तो ये किस प्रकार की बात कर रहे थे कि हाँ बेरोजगारी होनी चाहिए। इतना घमंड, इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आपने मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं को छलने का काम किया। कल विधानसभा के अंदर मेवाराम जाटव जो है, उन विधायक ने प्रश्न लगाया था, उसके अंदर सरकार ने अपने जवाब के अंदर कहा 39 लाख युवा रोजगारों का रजिस्ट्रेशन है। अघोषित रूप से तो 1 करोड़ रहे करीब लगभग। उसमें से मात्र 21 लोगों को नौकरी देने की बात की है। शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। अभी आज के बजट में 1 लाख लोगों, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा, महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं, आज कुपोषण इतना ज्यादा, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अगर आदमी आज की तारीख में इलाज करने जाता है तो उसको गन्ने की चरखी के अंदर जैसे गन्ना डाल के रस निकाला जाता है ना, अस्पतालों में इस प्रकार से रस निकाल के मतलब जो है वसूली की जाती है। कुंदन जी, इन सब की तरफ कौन ध्यान देगा? आम आदमी का कैसे स्वास्थ्य ठीक होगा? अभी हाल ही के फरवरी के लास्ट सप्ताह में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के जो लक्ष्य अभियान चला था, उसमें प्रसूताओं के इलाज के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, लक्ष्य अभियान के तहत। देखिए, उसमें अगर मतलब जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो एनसीआरबी के आंकड़े ये भी कहते हैं कि महिला अत्याचार के अंदर भी मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। हाँ। ये एक शर्मनाक आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आज छोटे छोटे, जरा 6-6, 8-8 महीने की बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के काम होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये आंकड़े बहुत भयावह हैं। कुपोषण में नंबर 1 है। घपले घोटाले जो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, जो कमीशन खोरी का खेल मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, वो सर्वाधिक है सूरज जी।
मैं बताना चाहूंगा और जी, ये तबादला उद्योग की बात कर रहे थे। आज सबसे अधिक तबादले मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार के अंदर हुए हैं। आप चाहे तो आंकड़े निकलवा लें या श्वेत पत्र जारी करवा लें इनसे कि इन्होंने कितने तबादले किए। 27 तारीख को छिंदवाड़ा में प्रदर्शन किया गया है कि वहां पर एक दिन में 3 नाबालिग 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और एक आरोपी तो उसमें जो था वो जमानत पर रिहा होकर आया था, उसने ऐसा कुकृत्य किया है। ऐसी स्थिति छिंदवाड़ा में है। तो ये आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं बजट की, भगवान सिंह जी जो बात कही जा रही है, आने वाला चूंकि चुनाव का साल है, ये दोनों राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। सरकार इस बात का उल्लेख करेगी कि हमने अपने इस साल के बजट में किसानों का जो कर्ज था उसकी ब्याज की राशि माफ कर दी है। अब चूंकि जो अपेक्षाएं थी बजट में, ये हो सकता है किसानों के लिए वो पूरी नहीं हो पाई हैं। यदि तो अब चुनाव से दोनों राजनीतिक दलों से किसानों की क्या अपेक्षा रहेगी? देखिए, दोनों राजनीति का तो उपाय नहीं होता। इसमें बीजेपी जो भाजपा सरकार है सिर्फ इसी से आशा है जी। और इसमें सरकार ने जो घोषणा करी है जी, एक तो ब्याज माफ करने की इनकी घोषणा है और वो अभी मार्च में ही ब्याज माफ होना चाहिए। हाँ। सर इसके बाद तो फिर साल बदला जाएगा। अभी किसानों की फसल आएगी, उसी समय उनको नई पैसे चाहिए। हाँ। ब्याज माफ करने की इनकी योजना मार्च तक हो जाएगी। तो देखते हैं कितने परसेंट कितने किसान डिफाल्टरों को ये पैसा माफ करते हैं। दूसरी ने ट्रांसफार्मर का जो अनुदान योजना चालू करने की कही थी मार्च से जी, उसका भी अभी चालू, अभी तक तो कोई उसका है ही नहीं, बजट के बाद करने का है। वो भी अब देखते हैं मार्च में वो भी चालू होना चाहिए। और वो गर्मी के दिनों में किसान के ट्रांसफार्मर और बिजली के कनेक्शन लेने की वो सब चलती है। तो ये कितना काम करते हैं ये अभी देखेंगे। लेकिन देखिए साहब, भाजपा सरकार किसानों से आजकल बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वो तो सीधा सरकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। किसान भाजपा सरकार अपना चुनाव कराना चाह रही है, लेकिन किसान का प्रतिनिधित्व जहां जहां है वो चुनाव अभी तक 5 साल में अभी तक 2 बार हो जाना चाहिए था। 10 साल हो गए हैं। मंडियों के चुनाव 2012 में हुए थे, 17 में खत्म हो गए, 18 22 में हो जाए, अभी 23 में दूसरा फिर से चुनाव आ जाना था। पूरे 8 साल का कार्यकाल निकाल लिया, इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इसी कार्यकाल में अधिकारी मंडियों में अपनी मनमानी करते हैं, कोई किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। भोपाल मंडी में 5 करोड़ का धान का घोटाला हुआ था 19 में, अभी तक उन किसानों का एक भी पैसा नहीं मिला है। और तो और घोटाले को ही 5 करोड़ का बता दिया, जबकि 101 किसान का 74 लाख रुपए सिर्फ मंडी से लेना है, जिसमें उस व्यापारी की धान 2 करोड़ की धान जब्ती करके वहां गोदाम में रखी थी। इनके एमडी और सेक्रेटरी ने मिलकर उस धान को रात में निकलवा दिया। व्यापारी जेल में था, वो पैसा इनकी जेब में गया। 3.5 करोड़ रुपए मंडी सचिव की। ठीक है, उस सचिव को 2 महीने तक सस्पेंड करके भगवान सिंह जी कम शब्दों में एक विषय पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और आपसे उसकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कम शब्दों में, कि मध्य प्रदेश में किसानों ने कर्ज लेकर के, बैंक से लोन लेकर के वेयर हाउस बनवाए, लेकिन वो वेयर हाउस खाली पड़े रहते हैं। सरकार उनका किराया नहीं देती कि वहां रखा नहीं रहेगा, अनाज तो किराया नहीं दे पाएगी, नहीं देंगे, और वही अनाज बारिश में खराब हो जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कम शब्दों में? जी बिल्कुल, देखिए ये योजना भी इतनी फ्लॉप हुई है, जबकि ये योजना सही है, लेकिन अब वो जो भराते हैं वो मंत्रियों के वेयर हाउस भराते हैं, किसान की वेयर हाउस भर देते हैं। और ये बहुत ही दुखद है कि वो किसान अपनी जमीन बेच के भी वेयर हाउस का पैसा नहीं पटा सकता है। जी ठीक है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कुंदन जी आपसे कि इस बजट को लेकर के जनता की अपेक्षाएं कितने प्रतिशत पूरी हो रही? विपक्ष की ओर से जो बातें कही जा रही कि ये होना चाहिए था, तो क्या यदि आपकी सरकार होती तो आप क्या करते, और यदि आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी की सरकार जो पिछले 2018 में बनी थी और उसको मात्र 15 महीने काम करने का अवसर मिला, उसमें भी 3.5 महीने आप आचार संहिता के कम कर दीजिए तो 11.5 महीने की माननीय कमलनाथ जी की सरकार जिसको काम करने का अवसर मिला, उसने जनता की भावनाओं के अनुरूप, अपने वचन पत्र के अनुरूप काम करना शुरू किया था। क्योंकि कमलनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का काम पूरे प्रदेश के अंदर किया था, उसका लाभ सभी को दिया, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। माननीय कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनाने का काम किया, 1000 गौशालाएं बनाई। महाकाल लोक परिसर के अंदर 3,51 करोड़ रुपए का बजट देने का प्रावधान माननीय कमलनाथ जी ने किया था। और इसीलिए उज्जैन से आके साधु संतों ने और पुजारियों ने माननीय कमलनाथ जी का स्वागत वल्लभ भवन के अंदर आके किया था। माननीय कमलनाथ जी ने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए
इन्वेस्टर मीट करके और जगह जगह से इन्वेस्ट कैसे आना चाहिए प्रदेश के अंदर, कैसे रोजगार बढ़ना चाहिए, वो तो अभी भी हुई है उस पे काम कर रहे थे। अभी जो इन्वेस्टर समिट जो हुई है 6 पिछले बार, अभी कल विधानसभा के अंदर किसी ने प्रश्न लगा के उसके बारे में पूछा था कि उसमें कितना इन्वेस्ट आया और कितने लोगों को रोजगार मिला, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि उसका डाटा जल चुका है, उपलब्ध नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी कोई ना कोई घपला और घोटाला हुआ है। ठीक है। और जो किसान नेता माननीय परमार सिंह जी कह रहे थे जी कि किस प्रकार से नेताओं के वेयर हाउस भरे जाते हैं, ये भी एक घोटाला है। ये सरकार ही सिर्फ घोटालों पे चल रही है। चलिए ठीक है। राम बाबू जी, जिस तरह से बात की जा रही थी, किसानों की बात हमने की, युवाओं की बात हमने की, व्यवसायियों की बात हमने की है, यदि हम ओवरऑल पूरा देखते हैं इस बजट को, आप अंतिम प्रतिक्रिया स्वरूप क्या शब्द देंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी, चाहे किसान हो, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा हो, वो सबसे पहले एक आम जनमानस है। और आम जनमानस के दृष्टिकोण से अगर कुछ कपड़े सस्ते होते, कुछ अनाज सस्ता होता, कुछ मसाले सस्ते होते, कुछ गैस का चूल्हा सस्ता होता, गैस सिलेंडर सस्ता होता, तो हम इसको कहते, भले ही हमारे अपोजिट पार्टी है तो हम कहते नहीं साहब बजट बहुत अच्छा है, लेकिन उस दृष्टि से यदि हम देखें तो बजट पूर्णतः केवल जो एक शब्द आपने लिखा था कि बजट का ब्रह्मास्त्र, मैं कहता हूं फुस्सी बम। चलिए, बजट का फुस्सी बम। चलिए, एक तरफ जो कहा जा रहा है कि ये ऐसा बजट है जो अब तक नहीं आया है, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अप्रत्याशित और अद्भुत बजट है, और वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि ये झूठी सरकार का झूठा बजट है। रामबाबू शर्मा ने भी कहा कि ये फुस्सी बम जैसा बजट है। हालांकि अपेक्षाएं बहुत थी, कितनी पूरी हुई हैं जनता खुद इस बात का निर्णय करेगी। चूंकि समय हो चुका है, चर्चा को विराम देंगे। कुंदन पंजाबी जी आपका बहुत धन्यवाद, भगवान सिंह परमार जी आपका धन्यवाद, रामबाबू शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, ब्रजगोपाल लोया जी और मनोज कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह से बात की जा रही है चुनाव को लेकर के कि ये चुनावी बजट है, और चुनावी बजट में कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश की जनता संतुष्ट हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और अलग अलग जो बातें की जा रही हैं कि ओरछा में अलग से निर्माण कार्य होंगे, चित्रकूट में अलग से निर्माण कार्य होंगे, उन कार्यों के लिए भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने जो राशि का प्रावधान किया है, वो राशि कितनी खर्च होती है और उनसे कितने लोगों को फायदा होता है, युवाओं को कितना रोजगार मिलता है, ये देखने लायक होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।